नमस्कार। कांग्रेस से नाता तो टूटा, परंतु 50 साल का 3 पीढ़ियों का जो संबंध था उसकी टीस आज भी है। और आज जहां गुस्सा है पार्टी के लिए, वहां दर्द भी है। और उदयपुर में जो कुछ हो रहा है उसको देख के पार्टी पे तरस भी आ रहा है। आज यहां पे मैं कुछ बातें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से साझी करने के लिए आया हूं, अपने दिल की बात कहने के लिए आया हूं। और जो मेरे दिल की बात है, मैं समझता हूं यही बात बहुत से लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दिल की बात है, जो शायद उस चिंतन शिविर में रखी ना जा सके, क्योंकि जमावड़ा वहां बड़े शीर्ष नेताओं का है। पर कितने शीर्ष नेता सिर्फ चीयर लीडर का रूप धारण करके रह जाएंगे, या कितने लोग उनमें से सच के ऊपर पहरा देंगे, कड़वी और सच्ची बात कह पाएंगे, ये तो आज और कल का दिन ही बता पाएगा। परंतु 50 साल जिस पार्टी में खून पसीना बहाया, जिसके साथ अच्छे बुरे समय में साथ रहे, उसके प्रति मेरा भी जाते जाते एक दायित्व बनता है। आई वुड कॉल इट माई पार्टिंग गिफ्ट टू कांग्रेस पार्टी। मैं कुछ बातें साझी करना चाहता हूं, क्योंकि कल मैंने कांग्रेस के हमारे माननीय अध्यक्ष सोनिया जी का भाषण सुना। बड़ा भावुक भाषण था, और उन्होंने खास तौर पे जो बात कही कि एक्सेप्शनल सिचुएशंस नीड एक्सेप्शनल सॉल्यूशंस। परंतु कल का जो प्रोग्राम मैंने देखा उस चिंतन शिविर का, वो मात्र एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी फुलफिल करने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। आज समय जब है पार्टी को बचाने का, आज पार्टी का अस्तित्व जो है, पार्टी इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और उस समय हम इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे राष्ट्र का दायित्व आज कांग्रेस पार्टी के कंधों पे है। कमेटियां बनाई गई हैं, 6 किस्म की कमेटियां हैं, जो कि फॉरेन पॉलिसी भारत की डिस्कस कर रही है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन चल रही है, एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन कर रही है। मेरा मानना है कि बिल्कुल कांग्रेस आज एक मेन अपोजिशन पार्टी है, और हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम इन विषयों के ऊपर हमारी एक राय हो। परंतु उससे भी ज्यादा, जैसे कहते हैं कि घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, पहले यह तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे। पहले ये तो हम आपस में बैठ के नाता डिस्कस कर लें। मैं अपने आप की आज भी आदत नहीं जाती, मैं आप नेताओं से, कांग्रेस जन से बात कर रहा हूं कि आप ये तो तय करेंगे कांग्रेस को बचाओगे कैसे। क्योंकि अगर बचाने की नीयत होती है और ये एक मात्र औपचारिकता ना होके चिंता, यहां पे ये चिंता का शिविर होना चाहिए था, ना कि चिंतन का। चिंता तो दिखाई नहीं दी। अगर चिंता होती वास्तविक में, तो वहां पे एक कमेटी, उन 6 कमेटियों के साथ कमेटी एक यूपी के ऊपर भी बनती कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। 403 सीटों में से करीबन 390 सीट्स के ऊपर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, उनको मात्र 2000 वोट भी नहीं आ पाए। आप सब समझते हैं कि पंचायत के मेंबर का जो कैंडिडेट होता है वो भी 2-4 हजार वोट ले जाता है। एक कांग्रेस का एमएलए उत्तर प्रदेश, जो कि दिल है हिंदुस्तान का, वहां पे कांग्रेस के नेताओं की ये दुर्दशा होनी, नेताओं की नहीं, मैं समझता हूं ये शीर्ष नेतृत्व की और पार्टी की दुर्दशा है। उसके ऊपर कोई कमेटी बनी, क्या उस पर कोई विचार करेगा? कल कोई अजय जी, जो लालू जी हमारे, अजय लालू जी हमारे प्रधान है, क्या वो बात करेंगे, साझा करेंगे क्या कारण रहे, क्या कमियां, उनको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह चाहे गोवा है, चाहे मणिपुर है, क्यों आज क्या हालात, इस किस्म के बाद चर्चा तो ये होनी चाहिए थी कि पूरा नॉर्थ ईस्ट, ऑल द 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, हम सारी हाथ से खोए बैठे हैं, क्या कारण हुआ। गोवा में तो बड़ी भारी एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार की, चर्चा ये भी थी कि सरकार बनने के चांसेस है, परंतु हम कहीं भी नहीं ठहर पाए। और उत्तराखंड की बात कीजिए, और उत्तराखंड की तो मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा कि 2 सूबे प्रांत ऐसे थे जिनकी बातचीत हो रही थी कि उत्तराखंड और पंजाब के अंदर कांग्रेस बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी और दोनों में सरकार कांग्रेस की बनेगी। फिर क्या हुआ? क्या कोई वहां बता पाएगा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे हमारे हरीश रावत जी, उनका एक पांव पंजाब में था, एक पांव उनका देहरादून में था इलेक्शन दिन तक। क्या वो सोच लेके आए थे? क्या सोच के साथ हरीश रावत जी को पंजाब का प्रभारी बना के भेजा गया? क्या उनकी मंशा सिर्फ इतनी थी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे? खुद तो
उनकी जो दुर्दशा हुई, और मैं इसमें कहने में संकोच नहीं करूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं, अगर हरीश राव जी आ रहे हैं तो आई कॉल इट डिवाइन जस्टिस, ही डिजर्व्ड इट। जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है उसमें बहुत बड़ा रोल जो है एकमात्र इन व्यक्ति का है। सारा दायित्व तो इनके कंधों पे मैं नहीं डालूंगा, हमारी भी कमियां रही वहां पे, पर इनका बहुत बड़ा रोल था। ये एक कड़ी थे यहां से लोग ऊपर बात करने के लिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी, जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो पंजाब की बात कैसे ना करेंगे। मैं पंजाब की बात के ऊपर कुछ समय लूंगा। मैं आपसे धैर्य की अपेक्षा करता हूं कि कृपया थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि पंजाब का मुद्दा सिर्फ वहां पे सरकार बनने ना बनने तक सीमित नहीं है। बहुत ही एक आधारभूत मुद्दा है जो पंजाब से जुड़ा हुआ है। पंजाब में जो घटनाएं वापरी हैं और जिस वजह से वहां पे पार्टी की जो दुर्गत हुई है पंजाब में, उसकी समस्याएं जो हैं उनके दूरगामी और आधारभूत उसका प्रभाव पड़ेगा। एक बात मैं मानता हूं कि देश जो है, भारतवर्ष जो है, एक सेकुलर देश है, और उस भारतवर्ष के अंदर अगर सबसे कोई सेकुलर प्रांत है तो मुझे इस बात का गर्व है कि वो पंजाब है। और पंजाब ने बार बार ये दर्शाया है, यहां तक कि 25,000 पंजाबियों ने कुर्बानी दे के भी, आतंकवाद के उन काले दिनों में 25,000 पंजाबियों की कुर्बानियां हुई, परंतु वहां आपसी भाईचारे और सेकुलरिज्म के ऊपर आंच भी नहीं आई। परंतु आज एक छोटी सोच का व्यक्ति, छोटी सोच का सो कॉल्ड लीडर, छोटी सोच का एक छोटा नेता जो बड़े पदों पे आसीन है, उसकी जुबान ने वो करने का प्रयास किया जो आतंकवाद के काले दिनों के अंदर AK-47 की गोलियां भी नहीं कर पाई। ये तो पंजाबियों को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने फिर से मौका संभाला। और आप देखिए, जीता जागता सबूत देखिए। अगर किसी को इस बात के परिणाम की, इसको प्रूफ की जरूरत है तो वो देखिए कि इस इलेक्शंस के अंदर जिसके नतीजे 10 मार्च को भी आए हैं, अगर धर्म की बात करें, सिखों ने, जो सिखों की पंथक पार्टी अकाली दल, उसको वोट नहीं डाला। हिंदुओं ने बीजेपी को वोट नहीं डाला, और SC भाईचारे ने, हमारे दलित भाइयों ने कांग्रेस को वोट नहीं डाला। पंजाबियों ने एक सिख के तौर पे, एक हिंदू के तौर पे, एक दलित के तौर पे, क्रिश्चियन या मुस्लिम के तौर पे नहीं, उन्होंने पंजाबी के तौर पे वोट डाला। और इस सारे आडंबर को ढा के उन्होंने एक आस और उम्मीद को वोट डाला, एक रंगले पंजाब की आस, एक बेहतर फ्यूचर, बेहतर भविष्य की आस में उन्होंने वोट डाला। वो आस कितने हद तक पूरी होती है तो समय बताएगा, परंतु पंजाबियों को ये दाद देनी होगी कि उन्होंने ये काली नजर जो हमारे कांग्रेसी नेता जो लगा रहे थे, जो हिंदू, सिख या दूसरे भाईचारों के अंदर जहर का बीज जिन्होंने बोया, मैं तो आज इस माध्यम से खासतौर पे कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी से निवेदन करूंगा, मेरी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, सोनिया जी, राजनीति सारे देश में कर लीजिएगा, परंतु पंजाब को बख्शिए। पंजाब ने बहुत काले दिन देखे हैं। पंजाब में अगर पंजाब को परसेंटेज के प्रिज्म से नहीं देख सकते आप, पंजाब को 33% अमुक कौम है, 40% अमुक कौम है, बाकी बचते नॉन सिख हैं या किस खाते में डाल रहे हैं, कृपया करके बख्शिए पंजाब को। पंजाब एक है। ये जो बात जिन लोगों ने, आपके जो नेता, आपकी सलाहकार है, मैं नाम भी लूंगा क्योंकि आज वो उन्हीं के चलते सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है कि आज मेरे को इस चैनल पे के माध्यम से आपसे बात करने की जरूरत पड़ रही है। अंबिका सोनी जी के एक जबान ने, मैं समझता हूं, ना सिर्फ कांग्रेस को, तो कांग्रेस का तो बंटा उन्होंने बेड़ा डुबाया, परंतु उन्होंने पंजाब के माथे पे कलंक लगाया, सिखों के माथे पे कलंक लगाया, सिक्खी के माथे पे कलंक लगाया। उन्होंने हिंदुओं को बदनाम किया, हिंदुओं को निरादर किया। क्या ऐसे नेता का कांग्रेस में बने रहने का कोई हक है, कोई औचित्य है? अगर औचित्य है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के समागम के अंदर जब उदयपुर में वो बैठी हैं और आपके साथ मंच पे बराबर बैठी हैं, तो उनसे निवेदन करें कि उठ के वो बताएं कि पंजाब, व्हाट इज सिखिज्म, सिखिज्म है क्या जिसको उन्होंने इतना बड़ा दोष लगा दिया। दिस इज नथिंग। उनका ये बयान कि पंजाब के अंदर अगर हिंदू मुख्यमंत्री बनता है तो पंजाब में आग लग जाएगी, इसका मायना ये हुआ कि जो सारे सिख हैं, सारे पंजाबी भाईचारा है, वो हिंदुओं के खिलाफ डांगे लेके घूम रहा है। हिंदू सिख भाईचारे के अंदर दरार डालने की ये जो कोशिश,
खुद आपकी सलाहकारा अंबिका सोनी जी और उनके जो कुछ चंद चेले जो हैं, जो पंजाब के अंदर बैठे थे जिस समय ये फैसला हो रहा था, 4-5 जो यहां थे और वो 4-5 मोस्टली आज वहां आए हुए हैं आपके पास वक्ता के तौर पे, उनको बेनकाब करना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू बन गया पंजाब में मुख्यमंत्री तो पंजाब में आग लग जाएगी। इज दिस सम प्री प्लान्ड वे ऑफ विलिफिकेशन ऑफ सिख्स? आर यू ट्राइंग टू विलिफाई ए होल कम्युनिटी? कि वो इतने इनटॉलरेंट है, उनके अंदर ये सहनशीलता ही नहीं है कि किसी और को बनता देख सकें। और इनकी अंबिका जी की बात में अगर कहीं सच्चाई होती तो मैं समझता हूं कि अकाल तख्त के जत्थेदार साहब ने जिस दिन इनका बयान आया उसी दिन उन्होंने कहा, अकाल तख्त साहब का वो बयान मैं समझता हूं स्वर्णिम अक्षरों में दिखा जाने वाला है कि पंजाब के अंदर हिंदू सिख होना कोई मायने नहीं रखता। सोनिया जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अकाल तख्त कोई छोटा मोटा जगह नहीं है, इज अ टेम्पोरल सीट ऑफ सिखिज्म। यहां पे महाराजा रणजीत सिंह भी आके पेश हुए हैं। अगर उनके हेड ग्रंथी ये बात कहते हैं, वहां के जत्थेदार साहब कहते हैं, तो ये क्या ज्यादा सिखों के बारे में या पंजाब के बारे में जानते हैं? एक ऐसा लीडर, एक तरफ हम इल्जाम लगाते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर कि वो पंजाब का भला नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी लीडरशिप दिल्ली से चलाती है, जिनको दिल्ली के बारे में ज्ञान नहीं। मुझे आम आदमी पार्टी का तो पूरा पता नहीं, परंतु सोनिया जी, पंजाब कांग्रेस का बेड़ा गर्क दिल्ली में बैठे उन नेताओं ने किया है जिनको पंजाब का, पंजाबियत का, सिक्खी का बिल्कुल पता नहीं। सरबत दा भला गुरु महाराज का मूल मंत्र। आई एम नॉट अ सिख स्कॉलर, परंतु मैं अपने आप पे गर्व है कि मैं पंजाबी हूं। मुझे इस बात का मान है कि गुरु महाराज ने जो मूल मंत्र दिया था वो था मानस की जात सब एको पहचान में, सरबत दा भला, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। कौन सी लैंग्वेज समझाऊं मैं इनको, अंबिका जी को? कौन सी लैंग्वेज में ये बता पाएंगे, जवाब दे पाएंगे? और इनके जो पिछ लगू वहां पे बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो खड़े होकर वहां पे मंच पे बताएं कि किस वजह से पंजाब को बदनाम किया, पंजाबियों को बदनाम किया गया। और ये सोनिया जी, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं क्योंकि ये हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसका प्रभाव सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा। ये तो आप मान के ले लीजिए कि जब तक इन लोगों से आप पीछा नहीं छुड़ाएंगे तब तक कम से कम पंजाब में कांग्रेस के पांव नहीं लग पाएंगे। ये आप एक मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए मेरी तरफ से। परंतु ये मसला पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा। दिस itself shows fundamental problem which is Congress is facing today. आप अपनी चाल ही भूल गए। आप अपने आप को, आप पे इल्जाम लगते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर सूडो सेकुलरिज्म के, कभी सॉफ्ट हिंदुत्व के, और कभी इस किस्म के बयान आ जाते हैं जिनको कुछ लोग कहेंगे मेजोरिटेरियन एक्सट्रीम लिए बैठे हैं आप। इन बातों का आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो मैं समझता हूं। आप इन सारे जो इल्जाम लगते हैं आप इनको तस्दीक कर रहे हैं। ये लोग आपके पास मंच पे बैठे हैं, यू आर विटिंगली और अनविटिंगली एंडोर्सिंग देयर व्यू। ये कौन, मेरा गुनाह क्या था? जब ये अंबिका जी का बयान आया, इनके चेलों का बयान आया कि पंजाब में अगर हिंदू मुख्यमंत्री बनता है आग लग जाएगी, तो मैंने कहा ये सोच कांग्रेस की सोच नहीं है। ये सोच किसी एक, आई सेड, a petty person, a small-minded person occupying high positions, and I meant your advisor, Ambika ji. Let me be honest with you. मेरे को फांसी लगानी है, लगाइए आप। मैं आज यहाँ सफाइयां देने के लिए नहीं आया आपके पास में। मैं तो आपको एक राय देने के लिए आया हूं जो पंजाब की भावना आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर इन लोगों को आज आप भी अपने साथ बिठाए बैठे हैं पंजाब में, आप भूल जाइए पंजाब के बारे में। इनको ना सिर्फ सिख, ना सिर्फ हिंदू, बल्कि पंजाब का एक एक बच्चा इनको कोसेगा और इनको ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे, अंबिका जी को और इनके इन चेलों को, जिन्होंने यहाँ पे पंजाब कांग्रेस भवन में या होटल के कमरों में जाके अजय माकन जी को या हरीश रावत और उनको हरीश बायतू को जाके जो कहा था, इसका देना आपको देना पड़ेगा। परंतु आज अगर आप भी नहीं समझते, पंजाब के लोगों ने आपको जो कुछ दिखाया है उसके बाद भी अगर नहीं समझे, और आप आज भी, जैसे मैं समझता हूं इट वॉज ए पुअर अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे कांग्रेस एज बीएसपी इन पंजाब। आपने निर्णय, राहुल जी ने लिया, बड़ा अच्छा निर्णय था, सबसे पहले स्वागत मैंने किया था, दैट ही हैज ब्रोकन ए ग्लास सीलिंग। पर जिस तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया, तो लोगों ने कहा कि अगर हमने जात पात और जाति के आधार पर वोट डालना है तो हम नकली बीएसपी को वोट क्यों डालें, असली बीएसपी को क्यों नहीं डाल लेते? और वही मसला आपके साथ, चाहे आप जब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, लोग कहेंगे अगर वोट ही धर्म के नाम पे डालना है तो फिर बीजेपी को क्यों ना डाले।
ये नकली बीजेपी को क्यों डालें? साहब अपने वजूद पे रहिए। डोंट दिस ड्रिफ्ट ऑफ योर इंटेलेक्चुअल, यू आर लूजिंग द मूरिंग्स, इंटेलेक्चुअल मूरिंग्स। यही तो आपके पास सारा कुछ था। इसी विचारधारा के साथ तो लोग हमारे जैसे जुड़े थे। और आप में दूसरों में फर्क क्या है? इसका कौन जवाब देगा? ये जवाब तो आपको ढूंढने पड़ेंगे। इसके लिए किसी सलाहकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही पंजाब की जब मैं बात करूंगा, मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी बात करूं। मैं यहां सफाई, फिर से कह रहा हूं, मैं सफाई देने के लिए यहां नहीं आया। मैं अपने एक एक शब्द के ऊपर आज कायम हूं। मैंने जब आपको कहा था कि ये जो दिल्ली के अंदर आपके पास लोग बैठे हैं, आपको आंखें दिखा के और बाहर जाके कहते हैं समझौता हमसे करने का प्रयास करिए हैं कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने ना सिर्फ आपकी पद की गरिमा को ठेस लगाई बल्कि कांग्रेस की सोच को भी ठेस लगाई। मैं आज भी उस बात पे पहरा देता हूं। परंतु मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुद्दा मुझे नोटिस दिया गया, सो कॉल्ड नोटिस, वो तो हमको कहें काफिर, ये अल्लाह की मर्जी है। कमाल होगी साहब। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, सोनिया जी शायद आपको मालूम नहीं था, मैं देखिए इतनी बड़ी संस्था है, आपके पास कितने ही पूर्व या एक्टिंग कांग्रेस प्रधान सूबों के रहे होंगे, शायद आपको नहीं पता था कि सुनील के पास कोई भी पद नहीं है। जब आपने सुनील के खिलाफ एक फरमान जारी किया कि सुनील को पार्टी के सभी पदों से निलंबित किया जाता है, मेरे पास पद था कौन सा साहब? मेरे पास तो एक विचारधारा है, वो आज भी मेरे पास है। मैं अपनी बात पे आज भी खड़ा हूं। आप कहीं बदल गए होंगे, आपकी सोच बदल गई होगी। सुनील तो जाखड़ तो जहां खड़ा था वहीं खड़ा। ये हमारी कमजोरी है, यही हमारी स्ट्रेंथ है। हम तो जहां हैं वहीं खड़े हैं। परंतु जिन्होंने, वो कहते हैं कि आपने संबंध विच्छेद नहीं किया सुनील जाखड़ से, आपने दिल तोड़ा है। दिल भी तोड़ा तो तूने सलीके से नहीं तोड़ा। बेवफाई के भी कुछ आदाब होते हैं। नोटिस दे रहे हो सुनील जाखड़ को? 50 साल 3 पीढ़ियों का संबंध है। मुझसे बात करने में किसी को शर्म आ रही थी? ये मैं सारे जवाब आपको दे सकता था, परंतु मैं आज जवाब देने के लिए नहीं आया। मैं जो बात देने का आपसे कहने के लिए आया हूं, क्या कहूं मैं, मजाक कहूं या इसके ऊपर तरस आता है मुझे। मुझसे आपने मुझे नोटिस दिलाया, एक ऐसे व्यक्ति से नोटिस दिलाया, और इस बात के लिए नोटिस दिलाया कि मैंने आपकी सलाहकारा के खिलाफ अपशब्द बोले हैं। चलो, मैंने तो आपकी सलाहकार अंबिका जी के खिलाफ जो कुछ बोला ना बोला, पर नोटिस इससे दिलाया आपने। तारिक अनवर जी एक बड़े सुलझे हुए परिपक्व नेता हैं। उनका तो आपको ध्यान होगा कि वो 1999 में, आज से करीबन 20 साल से ज्यादा पहले, कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। आपको ये भी पता होगा कि वो क्यों छोड़ के गए थे। वो ये कह के छोड़ के गए थे कि सोनिया गांधी एक विदेशी महिला है, और विदेशी महिला अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा बनती हैं तो मैं उसे कदापि सहन नहीं कर सकता। और यही तारिक अनवर साहब, संगवा साहब और पवार साहब के जाके इन्होंने सरकार अपनी पार्टी बनाई थी। आप भूल गए क्या? कोई आपको बताने वाली, ये सलाहकार आपकी बताने वाली थी नहीं क्या? और ये क्या बताएंगी साहब? वो कहते नहीं, यहां तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। इन श्रीमती जी की, अंबिका सोनी जी की बताऊं मैं आपको। आप उनसे, हमें जिसके ऊपर मैंने इल्जाम लगाए, मैं आपके माध्यम से, सोनिया जी, मैं आपको, क्योंकि आप बड़े हैं, आप अध्यक्ष हैं, आपके माध्यम से, एक स्पीकर के तौर पे मैं आपके माध्यम से कांग्रेस जनों से बात कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति पे मैंने आरोप लगाए हो, क्या वो मेरे खिलाफ अनुशासन कमेटी में बैठ सकती है जज बन के? कहते वही कातिल, वही शाहिद और वही मुंसिफ ठहरे। वही कातिल, वही शाहिद और वही मुंसिफ ठहरे। ए खुदा, मैं अपने कत्ल का दावा करूं किस पे? मैं किसको जाके कहूं ये बात? ये मेरे पे फैसला करेगी। 1977 में कहां थी जब इमरजेंसी के बाद सोनिया जी परछाया छोड़ गया था कांग्रेसियों का? जो लोग थे, इन किस्म के जो वक्ती लोग थे, दीज आर फेयर वेदर फ्रेंड्स, दे आर फेयर वेदर वॉरियर्स। इंदिरा जी की चहेती थी ये, संजय जी के साथ ही मिलकर काम करती थी, इसलिए इंदिरा जी का इनके तरफ बड़ा मान सत्कार था। और उस मान सत्कार का नतीजा इसी अंबिका सोनी जी ने यह दिया कि 1977 में जब उनको अपने साथियों की जरूरत थी तो अंबिका जी सबसे पहले उस डूबते जहाज से छलांग मार के गई थी। जहाज से डूबने वालों को क्या कहते हैं मैं नहीं इस चक्कर में पड़ूंगा। और ना सिर्फ छलांग लगा के गई, ना सिर्फ उन्होंने यहां से कांग्रेस उर्स से चंडीगढ़ से इलेक्शन लड़ा जगन्नाथ कौशल जी के खिलाफ, कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ,
इन्होंने मेरठ में जाके 84 में फिर महसीना को दुबई जी बैठी होंगी, मैंने देखा नहीं कल प्रोग्राम में उनको। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूं कि उनकी सेहत कायम रहे, वो यहां हो। उनसे पूछिएगा कि इन अंबिका सोनी जी ने इंदिरा जी के खिलाफ क्या क्या अभद्र भाषा इस्तेमाल की थी। आप बड़े दिल के नेता हैं राहुल जी, और आप भूल जाएंगे सोनिया जी, हम नहीं भूलते, हम तो गांठ बांध के बैठे हैं। और ऐसे लोगों को बेनकाब करना पड़ेगा। जब मैं ये बातें कर रहा हूं, जो मेरा ये किस्सा है, दिस इज अ केस स्टडी इन इटसेल्फ, द वे पंजाब इशू हैज बीन हैंडल्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। छोड़िए सुनील को उतारा गया जुलाई 2021 के अंदर ये कह के कि सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ मिलकर काम करता, उनका बहुत नजदीकी है, मिले हुए दोनों। नए कांग्रेस प्रधान को बनाया गया और उसके बाद जुलाई 21 को नए कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी बनते हैं। और उसके बाद 6 महीने तक सारी एआईसीसी, सारी कांग्रेस इसी बात को लगी रही कि पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उसके बाद में चरणजीत चन्नी, इन दोनों को आपस में कैसे इकट्ठा बिठाया जाए, कैसे पीसीसी प्रधान और मुख्यमंत्री मिलकर काम करें। व्हाट वाज इट, क्या था ये? क्या आप किसी एक बात पे खड़े हैं क्या? कोई स्टैंड है पार्टी का? और ये जो डिस्टेबलाइज करने की प्रयास किया गया, मैं जिनकी बात कर रहा हूं, डिवाइन जस्टिस की, रावत साहब को भेजा इसलिए गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह व सिटिंग प्रिटी, उनको डिस्टेबलाइज किया जाए। सोनिया जी, डिस्टेबलाइज तो विरोधी पार्टियां करती हैं, आप तो यू आर द पेरेंट पार्टी, कांग्रेस हाईकमांड वहां पे बैठी। आप पंजाब में क्या डिस्टेबलाइज करवाना चाहती थे? कंट्रोल डिस्टेबलाइजेशन। और इसका रेमिफिकेशन देखिए, आज नोटिस आया कुछ दिन पहले मेरे को, नोटिस देने के बाद में एक नोटिस नवजोत सिंह सिद्धू जी को भी दिया गया। मेरे बहुत से डिफरेंसेस हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी से, परंतु मैं इन प्रिंसिपल बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये बातें आज के इस चिंतन शिविर में होनी चाहिए कि उनको किस बात के लिए नोटिस दिया गया कि वो अपनी सरकार के खिलाफ बोलते थे, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के खिलाफ बोलते थे, उन्होंने चरणजीत चन्नी के खिलाफ बोला, उनको नोटिस दिया गया। तो सब मेरा एक सवाल है, और मैं बड़ा उनका रिस्पेक्ट करता हूं, अशोक गहलोत जी का। अशोक गहलोत जी, आपकी सरकार को डिस्टेबलाइज क्या सुनील जाखड़ ने कर रखा है क्या, जो सुनील को नोटिस दिया गया है? आपकी सरकार को नवजोत सिंह सिद्धू ने डिस्टेबलाइज कर रखा है क्या? सुनील जाखड़ तो शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिला हुआ था या नहीं था, वो तो ये खुद जानते हैं, क्योंकि एक एक बात का इनको ब्यौरा दिया हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पर उतरे, परंतु ये इनका फैसला था। सिर माथे, मैंने उस माथे को कबूल किया, सिर माथे कबूल किया। परंतु नवजोत सिंह सिद्धू तो सिर्फ बोलते ही हैं, और आपके यहां तो गहलोत साहब हर 15वें दिन आपको बताना पड़ता है राजस्थान की जनता को कि मैं अभी मुख्यमंत्री रहूंगा। और जिन लोगों ने मानेसर में जाके महीना तक कैंप किए रखा, आपकी सरकार के ऊपर ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड करवाई, वो तो आप अच्छे थे कि पंजाब वाले से हालात आपके साथ नहीं बने, आपके भांजे भतीजे के यहां 25-30 करोड़ रुपए नहीं मिले तो आप बच गए। उन लोगों को नोटिस नहीं जाना चाहिए? उन लोगों को तो कांग्रेस अध्यक्ष मंत्रणा के लिए बुलाते हैं। तो क्या एक संदेश दे रहे हैं? एक मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सुनील ने खता की है और सुनील की वजह से अगर पंजाब में सरकार नहीं बन पाई, और जैसे कि आपके हरीश बायतू जी कह रहे हैं कि सुनील की वजह से, सुनील के बयानों की वजह से आसपास वाली स्टेट्स के अंदर भी कांग्रेस को नुकसान हुआ है, तो फिर सुनील को निकाला क्यों नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर आपने फैसला ले लिया, सुनील ने गलत किया, तो सुनील को निकाल के बाहर करो। एक संदेश जाना चाहिए। मेरा कहने के बाद आप फैसला लीजिए, आपको फैसला करना पड़ेगा। मेरा मानना है ये जो कुछ भी हो रहा है, ये चंद चापलूस लोग जिन्होंने घेर रखा है, वो सिर्फ चापलूस ही नहीं है। मैं मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहता, परंतु पहले इल्जाम लगा करते थे कि कांग्रेस के हर समय हर सरकार के अंदर एक कोटरी होती है, जिसे किचन कैबिनेट कह लो या कोई उनकी कोटरी, उनको विश्वास पात्र हैं जो अपनी नजदीकियों का फायदा उठाते हैं। परंतु मैं कांग्रेस साथियों को बताना चाहता हूं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने जो 20 साल के मेरे एक्टिव पॉलिटिक्स में देखा है, ये जो कोटरी थी, ये जो ग्रुप थे, ये गिरोह का रूप धारण कर चुके हैं। और मैं बड़ी गंभीरता से और बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, गिरोह का शब्द मैंने इस्तेमाल किया है। ये जो बना के भेजे जाते हैं यहाँ पे, हमारे इंचार्जेस बना के भेजे जाते हैं, इतिहास गवाह है पंजाब का, मैं राजस्थान का या हरियाणा का तो बोल नहीं सकता, मैं पंजाब की बात करूंगा। जनार्दन द्विवेदी जी शायद आए हुए हैं,
जनार्दन द्विवेदी से पहले या बाद में एक शकील अहमद साहब को छोड़ दीजिए, चाहे वो चाणक्य थे, चाहे वो आशा कुमारी जी थी, चाहे रावत जी थे, और चाहे हमारे हरीश बायतू जी थे, ये सारे के सारे एक ही आका के जाके पैरों में हाथ लगाते हैं। वो हमारे पंजाब की आंटी बैठी है वहां पे, इन सारों को उनका वृद्ध हस, उनका जो हस था उनके ऊपर था। और इन लोगों ने इल्जाम बहुत लगे हैं। मैं डिम्पा जी को मैंने कल बैठे देखा, आपके बगल में बैठे थे सोनिया जी, पिछली रो में आपके, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने पूरे बाड़मेर के माथे पे कलंक लगाया। मैं समझता हूं उनको बाड़मेर का नाम नहीं लेना चाहिए था, उनको व्यक्ति विशेष का कहना चाहिए था, परंतु मुझे पता है कि वो नहीं बोलेंगे, ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि मैं देखिए यहां बैठ के राय देनी बहुत आसान है। मैं समझता हूं कि पार्टी को चलाने के लिए बहुत सी आपकी मजबूरियां होती हैं, मजबूरियां हैं भी, चलाने के लिए बहुत अकोमोडेट भी करना पड़ता है। अकोमोडेट कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप जसवीर सिंह डिम्पा जी की, जिन्होंने कहा था कि बाड़मेर का ठग कहा था या बाड़मेर का डाकू कहा था, मुझे याद नहीं, उन पे एक्शन ना लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपकी संख्या, एमपीज की संख्या घटे, परंतु मैं इतना जरूर चाहूंगा कि एक कमेटी तो बनाई जाए कि क्या हुआ। दीज सो कॉल्ड इंचार्जेस, एआईसीसी इंचार्ज ऑफ पंजाब कांग्रेस हैव नॉट बीन लेस देन, वो अमेरिकन एक फ्रेज बनी है, कारपेट बैगर्स। वो बेसिकली ग्लोरीफाइड ठग थे, जिन्होंने अमेरिका में जाके, जो उन दिनों में सिविल वॉर के बाद लूट खसोट जो हुई है, इस किस्म का यहां पंजाब के अंदर माहौल रहा है। इन लोगों को नोटिस ना दे के आप नोटिस सुनील जाखड़ को दे रहे हो। कोई इल्जाम तो बताओ सुनील जाखड़ को। सुनील जाखड़ ने तो, वो कहते हैं ना, हमारे बागड़ी में कहावत है कि सुनील जाखड़ ने तो आंख में सुरमा डालने का प्रयास किया था, और आपके लोगों ने जाके वहां पे आपको बताया सुनील जाखड़ कांग्रेस की आंख फोड़ रहा है। तो ये निर्णय तो आपको लेने पड़ेंगे। सोनिया जी मेरे से, राहुल जी से मेरा ये निवेदन है कि हो सकता है आने वाले उत्तराधिकारी वही होंगे, और वो चाहे मेरी किसी से बने ना बने, मुझे लोग गलत कहेंगे, कांग्रेस पार्टी आपके, राहुल जी और आपके नाम के गांधी परिवार के बिना नहीं चल पाएगी। 60 बन जाएंगी, 60 नहीं तो कम से कम हर एक सूबे में अपनी अलग कांग्रेस होगी। आपका होना जरूरी है, आप लोगों का इस पार्टी का एक सशक्त अपोजिशन के लिए होना जरूरी है। परंतु ये तब तक ही जरूरी है कि आप अपने अच्छे बुरे को पहचानें। ये प्रशांत किशोर जी नहीं बता पाएंगे आपको, कोई आप वो सुनील कानूनगोलो है उसको वो नहीं बता पाएगा। दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बॉस हिमसेल्फ। अगर आप लीडर हैं तो आपकी परख होनी चाहिए। आप छोड़िए, आप शायद, आई हैव ऑलवेज क्लेम्ड दैट राहुल गांधी जी एक बहुत ही बढ़िया इंसान है। आई स्टिल बिलीव इट। चाहे आज मेरे फर्क है, चाहे जो भी है, जो आवाज उठनी चाहिए थी, सच के साथ में खड़ी होनी चाहिए, नहीं उनकी मजबूरियां होंगी, परंतु इज अ वेरी फाइन मैन, इज अ वेरी अपराइट। और मैं अगर कांग्रेस के अंदर इतने साल लिप गया तो उसका बहुत बड़ा कारण राहुल गांधी जी, मैं आज भी मानता हूं। अगर वो और कोई छोटे दिल का व्यक्ति वहां बैठा था, उससे पहले ये तोड़ बिछड़ा, उससे पहले भी हो लेना था। परंतु राहुल जी, आपको भी आजकल एयरक्राफ्ट के अंदर ये सुखोई और वहां पे लड़ाई चल रही है, उनके अंदर एवरी एयरक्राफ्ट, इवन टैंक्स के अंदर भी एक होता है IFF, कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो। दुश्मन और दोस्त की पहचान कराने के लिए उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, जो फ्रीक्वेंसी आपस में एक्सचेंज करके पता करता है कि मैं जिस पे मिसाइल दाग रहा हूं वो कोई मेरा दोस्त तो नहीं है। आपने इन पिछलगुओं के कहने से मेरे पे नोटिस की मिसाइल दाग दी। मेरा क्या बिगाड़ देंगे आप? पर आपने अगर पार्टी चलानी है तो ये आपको फैसले लेने पड़ेंगे, ये कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। ऐसे चापलूस लोगों से, इन बेगैरत लोग हैं। मैंने वहां पे एक बड़ी नेता को गिड़गिड़ाते देखा है कि मेरे को टिकटों की उसमें कमेटी के अंदर रहने दिया जाए। राहुल जी ने मना कर दिया था, शी हैज वेस्टेड इंटरेस्ट। उसके बावजूद वो गिड़गिड़ा के, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। परंतु इन चापलूस और बेगैरत लोगों के बीच में रह के मैं समझता हूं हमारी जो कांग्रेस की नेतृत्व है वो गैरतमंद लोगों से बात करना और उनके सलीके को भूल गए हैं। परंतु ये आपको मुबारक हो, ये चापलूस आपको मुबारक हो। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, फैसला लीजिए। फैसले आपने लिए हैं, अच्छे लिए हैं, बुरे लिए हैं, समय बताएगा, फैसले तो लिए हैं। और मेरे फैसले के अंदर जो बात मैं खास तौर पे आखिर में आपसे कहना चाहता हूं,
Sunil Jakhat's case, from notification to your recommendation of the disciplinary committee till the time you have finally asked Sunil to be removed from all positions, it shows what is basically ailing Congress party. आप भी फैसला नहीं ले पाए। ये क्या फैसला था? सुनील से पद ले लिए। क्या पद ले लिए? सुनील के पास कौन से पद थे जो आपने ले लिए? इट इज बिकॉज आज भी आइदर यू लैक कन्विक्शन और यू हैव डाउट वेदर दीज एलिगेशंस आर ट्रू और नॉट। पर मिसाइल तो छोड़ दिए भैया, तो वापस नहीं आएगी। आपने तो मिसाइल दाग दी। सुनील का तो आपने कर दिया कुंडा। सुनील की गैरत, सुनील का ऑनर, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन आपने नोटिस भेज दिया, मेरे तो आपसे उसी दिन संबंध विच्छेद हो गया। परंतु 50 साल आड़े आते हैं बीच में, इसलिए मैं आपसे संबोधित हूं कि ये कमान अपने हाथ में लीजिए। दोस्त और दुश्मन को पहचानिए। दोस्त दुश्मन नहीं पहचान सकते, कम से कम एसेट और लायबिलिटी तो पहचान लीजिए। एसेट कौन है, लायबिलिटी कौन है? ये लोग आपको कहेंगे कि पंजाब में हमने एक नेशनल एसेट क्रिएट किया। अगर वो एसेट है तो उस एसेट को क्यों नहीं पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाया? क्यों नहीं उसको यूपी में ले गए? हमारे यहां तो 17 फरवरी को पंजाब के अंदर इलेक्शन कैंपेन खत्म हो गया था। अगर आपने वाकई जात पात के नाम पे वोट मांगने का ठान ही लिया था पंजाब में, तो यूपी में क्यों नहीं लेके गए मायावती जी को काउंटर कराने के लिए? या ऑलरेडी हैज बिकम एन एम्बेरसमेंट। ये फैसले आपको लेने होंगे और उसके लिए मैं आपका ध्यान, राहुल जी, लेके जाना चाहूंगा पानीपत की पहली लड़ाई बाबर की तरफ। बाबर ने पहली दफा हाथी देखे जब वो पानीपत आया, और एक हाथी को मंगवा के उसने सवारी करने की इच्छा जताई। तो हाथी उनके सामने पेश जब किया गया बाबर के सामने, और हाथी के ऊपर बैठा जब बाबर, तो उसने बैठ के अपने सेनापति से कहा, इसके जानवर की लगाम मुझे थमाओ। तो उन्होंने कहा, जनाब हाथी की लगाम नहीं होती। तो उसका सवाल था निश्चित तौर से कि तो फिर ये चलाऊंगा कैसे? कहते जी इसकी जो लगाम है, जो इसका जो अंकुश है, वो सामने जो बैठा है, वो जो अंबिका सोनी तायब बैठे हैं या कोई तारिक अनवर बैठा है, उनके हाथ में अंकुश वो है। अंकुश है जो प्रौढ़ जिसको बोलते हैं, वो है। तो बाबर ने तब कहा था कि इसको हाथी को बिठाओ और मेरे को नीचे उतारो। तो उन्होंने कहा क्या बात होगी महाराज? तो उन्होंने कहा मैं उस चीज की सवारी कभी नहीं करूंगा जिस चीज की लगाम, जिस जानवर की लगाम मेरे हाथ में ना हो, जिस संस्था की लगाम मेरे हाथ में ना हो। तो मेरी आपसे बेनती यही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड फॉर ऑल द रिस्पेक्ट एंड ऑल द टाइम वी हैव स्पेंट टुगेदर एंड विद द पार्टी, 50 साल की, आगे बढ़िए, कमान सामिए और इन पिछले को ऊपर छोड़ के कांग्रेस पार्टी को अगर जिंदा रखना है तो ये लगाम अपने हाथ में लीजिए। वरना इस किस्म के जो चिंतन शिविर हैं, इसी प्रशांत किशोर ने आपको कहा था, यूपी में आपको लेके गए थे, कैंपेन का नाम था खाट पे चर्चा। आज कांग्रेस पार्टी खटिया पे नजर आ रही है। अगर आज समय रहते नहीं संभले, वक्त की फिक्र करना दा क़यामत आने वाली है, तेरा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। तो इसलिए शुभकामनाओं के साथ, चाहे आज मैं समझता हूं कि दिस इज माय पार्टिंग गिफ्ट, माय लास्ट वर्ड स्पोकन टू द कांग्रेसमैन, बट मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कोई ना कोई, मैंने आज भड़ास निकालने के लिए नहीं, आप में कमियां निकालने के लिए नहीं, उन बातों को उजागर किया है जिनके ऊपर चिंतन भी नहीं, चिंता करने का विषय है। आज आपका भी इम्तिहान है, और वो जो 450 सो कॉल्ड सीनियर लीडरशिप बैठी है, आज मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग खड़े होकर सच्चाई पे पहरा देते हैं, कितने लोग खड़े होकर कहेंगे कि वो 5-4 जो पंजाब वाले आए हुए हैं जिन्होंने आग लगाने की बात की थी, उनको बाहर निकाला जाए हॉल से। उनको तो आपने स्पीकर बना रखा है, वो तो आज यहाँ पे आपके वर्कर्स को एड्रेस करेंगे, और जिनकी वो मुखिया हैं उनको मंच पे मठासीन है। तो आप देखिए, ये आप जाने। मैं एक दफा फिर से, मैंने पहले भी जिस दिन नोटिस आया था उस दिन कहा था गुड लक टू कांग्रेस पार्टी, एंड टुडे आई अगेन से गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस। जय हिंद।